नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 2022 की बिसात। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। भारत में चुनाव को लोकतांत्रिक पर्व कहा जाता है। देश में अलग अलग राज्यों में कभी मुख्यमंत्री तो कभी पंचायत चुनाव होते ही रहते हैं, लेकिन यूपी विधानसभा का चुनाव पूरे देश के लिए बहुत महत्व रखता है। 2022 में आबादी के मुताबिक देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर यूपी की राजनीति में सक्रिय सभी राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में जुटे हुए। चुनाव को जितना किसी भी टेढ़ी खीर से कम नहीं समझना चाहिए। हर कोई जीतने के लिए साम दाम दंड भेद की कोशिश करता है। किसी नेता का एक बयान चुनाव में जीत या फिर हार का कारण भी बन सकता है। 22 की बिसात में आज हम बात करेंगे प्रयागराज जिले की। पूरे देश में संगम नगरी के नाम से विख्यात प्रयागराज का जितना धार्मिक महत्व है, उतनी ही उसकी राजनीतिक पहचान भी है। लोग इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्मस्थली और लाल बहादुर शास्त्री की कर्मस्थली को लोग संगम नगरी भी कहकर पुकारते हैं। प्रयागराज का संसदीय क्षेत्र 1952 के चुनावों से पहले बने उत्तर प्रदेश राज्य के 80 लोकसभा क्षेत्रों में से एक है। प्रयागराज जिले में 12 विधानसभा क्षेत्र हैं। 3 नदियों के संगम पर स्थित है प्रयागराज। प्रयागराज जिले का प्रशासनिक मुख्यालय प्रयागराज शहर में स्थित है। ये गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है, जो इसे हिंदुओं के लिए एक पवित्र शहर बनाती है। ये शहर 98 मीटर की औसत ऊंचाई पर स्थित है और 5424 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। हिंदी प्रयागराज की आधिकारिक भाषा है, जिसमें अवधी और खारी बोली निवासियों द्वारा व्यापक रूप से बोली जाती है। कैसे मिला शहर को नाम? प्रयागराज शहर का पूर्व नाम अकबर ने साल 1583 में रखा था। इलाहाबाद का अर्थ अरबी शब्द इलाहा, अकबर द्वारा चलाए गए नए धर्म दीन ए इलाही के संदर्भ से अल्लाह के लिए, और फारसी से आबाद अर्थ बसाया हुआ, यानी कि ईश्वर द्वारा बसाया गया या ईश्वर का शहर है। 16 अक्टूबर 2018 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका नाम इलाहाबाद से बदलकर प्रयागराज कर दिया। 16 अक्टूबर से पहले लोग इसे इलाहाबाद के नाम से जानते थे। प्रयागराज का राजनीतिक इतिहास। आजादी के बाद 1952 में लोकसभा का पहला चुनाव हुआ। तब इलाहाबाद फूलपुर संयुक्त संसदीय क्षेत्र था। पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद पूर्व सीट से जीतकर संसद पहुंचे थे और इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, हेमवंत नंदन, बहुगुणा, जनेश्वर मिश्र, अमिताभ बच्चन, वीपी सिंह, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, एसपी नेता रेवती रमन सिंह इस सीट से सांसद रह चुके हैं। वर्तमान में बीजेपी नेता श्याम चरण गुप्ता यहाँ से सांसद हैं। प्रयागराज की विरासत। भारत में ब्रिटिश सरकार ने लंबे समय तक शासन किया। साल 1857 की क्रांति से लेकर स्वतंत्रता तक प्रयागराज प्रमुख केंद्र रहा। ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर बेहतरीन इमारतों का निर्माण कराया। अंग्रेजों द्वारा बनवाए गए इमारतों की बनावट पश्चिमी वास्तुकला से प्रेरित थी। चर्च, शिक्षण संस्थान, महल, प्रशासनिक भवन, इन सब का निर्माण पश्चिमी सभ्यता में हुआ है। प्रयागराज का मेयो मेमोरियल हॉल साल 1879 में आर राकेल बैनी द्वारा बनवाया गया था। 19वीं और 20वीं शताब्दी की स्थापत्य कला का बेहतरीन उदाहरण थॉर्नहिल मेन मेमोरियल है। इसका निर्माण लेजिस्लेटिव असेंबली की बैठक के लिए करवाया गया था। भौगोलिक स्थिति। प्रयागराज का क्षेत्रफल 5482 वर्ग किलोमीटर है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 59,54,000 है। प्रयागराज जिले का लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर 901 महिलाएं हैं। यहाँ की साक्षरता दर 72.3% है। प्रयागराज में विधानसभा की 12 सीटें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।
यानी कि पूरे देश में संगम नगरी के नाम से विख्यात प्रयागराज का जितना धार्मिक महत्व है, उतनी ही उसकी राजनीतिक पहचान भी है। लोग इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्मस्थली और लाल बहादुर शास्त्री की कर्मस्थली के तौर पर संगम नगरी कहकर पुकारते हैं। यूपी के सबसे महत्वपूर्ण जिलों में से एक प्रयागराज जिला, जिसके अंदर कुल 12 विधानसभा सीटें हैं और इन सभी सीटों को हासिल करने के लिए सभी दल अपनी अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। आज इसी कड़ी में बात करते हैं इन्हीं 12 विधानसभा सीटों की। प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटों पर 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कोई जीत हासिल नहीं हो सकी थी, लेकिन 2017 में भाजपा शून्य से शिखर तक पहुंच पाई। यह लंबा सफर भाजपा ने तय किया। इस विधानसभा चुनाव में भाजपा को 8 सीट, जबकि सहयोगी पार्टी अपना दल को 1 सीट पर जीत मिली। इसी तरह से 12 विधानसभा सीटों में बीजेपी और सहयोगी दल को मिलाकर 9 सीटें मिली, जबकि 2 सीट पर बसपा को जीत मिली तो 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई। अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती रहेगी 2022 में 2017 की जीती हुई सीटों पर दोबारा से जीत दर्ज करनी। साल 2017 में जहां प्रयागराज में बीजेपी की आंधी चली थी, वहीं 2012 में बीजेपी का यहां पर खाता तक नहीं खुल सका था। सपा ने यहां 8 सीटों पर 2012 में जीत दर्ज की, वहीं बीएसपी के खाते में पहुंची 3 सीटें और कांग्रेस को 1 सीट से ही संतोष करना पड़ा था। ये आंकड़े हैं साल 2012 विधानसभा चुनाव के नतीजों के। लेकिन साल 2017 में परिस्थिति पूरी तरह से बदल गई। 17 में इस विधानसभा सीट से बीजेपी के विक्रमजीत मौर्य जीत हासिल कर पाए। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अंसार अहमद को हराया। इस चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ने मात्र 5296 मतों के अंतर से जीत दर्ज की, यानी कि तकरीबन थी यहां, लेकिन अंततः जीत नसीब हुई बीजेपी प्रत्याशी को। 2012 में विधानसभा चुनाव में इस सीट से समाजवादी पार्टी के अंसार अहमद ने जीत हासिल की थी, जो 17 में हार गए थे। हालांकि 5000 मतों से वो हारे थे। उन्हें 51,950 मत मिले थे 2012 में, जबकि बहुजन समाज पार्टी के गुरु प्रसाद मौर्य सेकंड पोजीशन पर रहे थे और उन्हें मिले थे 46,654 वोट। इलाहाबाद जिले की फाफामऊ विधानसभा सीट की अब बात करते हैं, जिसका नाम कई बार बदला। पहली बार 1951 में सोराव दक्षिण के नाम से ये विधानसभा सीट जानी जाती थी, लेकिन 1957 में सोराव पश्चिम के नाम पर हो गई। 1962 से 1969 तक कोडिहार और 1974 में परिसीमन के बाद इसका नाम हो गया नवाबगंज। चुनावी इतिहास के 16 चुनाव में सबसे ज्यादा कांग्रेस प्रत्याशियों की इस सीट पर जीत हुई। इस विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के 3 प्रत्याशी चुने गए। वहीं अभी तक लोक दल और अपना दल को बस एक बार ही मौका मिला है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा विधानसभा वाला जिला है। यहां पर कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। फाफामऊ विधानसभा सीट पर पहली बार राम मंदिर की लहर में साल 1991 में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने सीट पर जीत दर्ज की थी। फिर साल 2012 में परिसीमन के बाद फाफामऊ नाम से विधानसभा अस्तित्व में आई और इस सीट पर अब तक 2 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं। इस तरह का पूरा फाफामऊ विधानसभा सीट का रहा है सियासी समीकरण। कई बार इस सीट का नाम बदला गया, कभी 51 में, कभी 62 से 69 तक के बीच ये कोडिहार के नाम से जाना जाता था, तो वहीं 74 में इसका नाम नवाबगंज कर दिया गया। चुनावी इतिहास के अगर परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो 16 बार सबसे ज्यादा यहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की जीत हुई है, यानी कि कांग्रेस का अच्छा खासा दबदबा इस सीट पर माना जाता रहा। और अब बात करते हैं सोराव विधानसभा सीट की। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में सोराव विधानसभा सीट पर अपना दल ने जीत दर्ज की थी। सोराव विधानसभा सीट बेहद महत्वपूर्ण सीट। इस सीट से अपना दल के प्रत्याशी जमुना प्रसाद को लगभग 17,000 वोटों से जीत हासिल हुई थी। सोराव से अपना दल के प्रत्याशी को कुल 77,814 वोट प्राप्त हुए थे। इसके साथ ही बसपा की प्रत्याशी गीता देवी के हाथ यहां मायूसी लगी।
उन्हें कुल 60,000 वोट ही हासिल हो पाए थे और इस तरह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं इस सीट पर अगर साल 2012 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस विधानसभा सीट पर समाज पार्टी ने उस समय जीत दर्ज की थी। जाहिर सी बात है, समाजवादी पार्टी का जबरदस्त परचम साल 2012 में लहराया था और उसी के दम पर वो सरकार भी बना पाए थे। सपा के प्रत्याशी यहां इस सीट से, जिनका नाम मुन्ना था, उन्हें कुल 61,153 वोट हासिल हुए थे। जी हां, सत्यवीर मुन्ना की हम बात कर रहे हैं। तो वहीं बीएसपी के बाबूलाल भावरा को 47,852 वोटों से ही संतुष्टि करनी पड़ी। उधर साल 2017 के आंकड़ों के मुताबिक सोराव विधानसभा सीट पर लगभग 2,70,000 मतदाता हैं, जिनमें से तकरीबन 1,42,000 मतदाता पुरुष हैं, तो वहीं 1,28,000 मतदाता महिलाएं हैं। वहीं अगर इस सीट की जातीय समीकरण की बात करें तो यहां पर 1,00,000 पासी, 60,000 यादव, 50,000 ब्राह्मण और 30,000 के तकरीबन मौर्य समुदाय के लोग शामिल हैं। इस तरह का ये सोराव विधानसभा सीट का है पूरा सियासी समीकरण। 2017 के आंकड़ों के मुताबिक लगभग 2,70,000 टोटल मतदाता यहां पर, जिनमें से 1,42,000 मतदाता पुरुष हैं और महिला मतदाताओं की संख्या यहां पर है 1,28,000, यानी कि ज्यादा फासला है नहीं। इसलिए पुरुष हो या फिर महिला मतदाता दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण। जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पर 1,00,000 तकरीबन पासी समुदाय के लोग आते हैं, 60,000 यादव, 50,000 ब्राह्मण और 30,000 मौर्य हैं। और अब बात फूलपुर विधानसभा सीट की। 2017 में फूलपुर सीट पर बीजेपी के प्रवीण कुमार सिंह ने जीत दर्ज की। ये बीजेपी की पहली जीत थी। इससे पहले इस सीट पर बीजेपी कभी कोई जीत दर्ज ही नहीं कर पाई थी। मोदी लहर के चलते बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण कुमार सिंह को 93,912 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मंसूर आलम को 67,299 वोट मिल पाए थे। मंसूर आलम 26,613 वोटों के बड़े मार्जिन से ये चुनाव हार गए थे। सोलहवीं विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के सैयद अहमद ने बीएसपी के प्रवीण पटेल को हराया था। अपना दल के राधेश्याम यहां इस सीट पर रहे थे 3rd पोजीशन पर। प्रयागराज विधानसभा सीट एक वीआईपी सीट के तौर पर जानी जाती है। आजादी के बाद यह सीट नेहरू परिवार की सीट मानी जाती रही। आजादी के बाद से ही इस सीट पर 1952 से लेकर 1962 तक देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का कब्जा रहा। उसके बाद उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित ने इस सीट का प्रतिनिधित्व किया। फिर आया परिसीमन और परिसीमन के चलते यहां पर बदले हुए समीकरण दूसरे दलों को भी इस सीट पर जीत दर्ज करने का मौका मिल पाया। इस विधानसभा सीट पर बीजेपी 2017 में पहली बार अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकी, जीत हासिल कर सकी। इससे पहले भारतीय पार्टी इस सीट पर 1991 और 1993 में दूसरे स्थान थी, हालांकि जीत कभी नहीं पाई थी। जीती पहली बार मोदी लहर में 2017 में। वहीं बात करें 1979 की, तो पहली बार इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी के रमाकांत ने जीत दर्ज की, यानी कि बसपा का भी खाता यहां पर खुला 1979 में। फिर साल आया 1991 का, जब जनता दल ने इस सीट पर अपने कब्जा जमाया। जनता दल के विधायक रमाकांत यादव 1993 में समाजवादी पार्टी का दामन थामे और सीट से फिर वो विजयी हुए। इस तरह से ये पूरा विधानसभा सीट का रहा सियासी समीकरण। काफी अप्स एंड डाउन्स इस सीट पर यहां इस विधानसभा में लोगों ने देखे। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रतापपुर विधानसभा सीट की। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बीएसपी की जीत हुई थी। यहां से बीएसपी के विधायक मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी को लगभग 2000 वोटों से जीत प्राप्त हुई थी। हालांकि बसपा के प्रत्याशी को अपने दल के प्रत्याशी कर्ण सिंह से कड़क देखने को मिली थी। एक तरफ
शुरुआत में लग रहा था कि मोहम्मद मुस्तफा हार जाएंगे, लेकिन आखिरकार उन्होंने जीत हासिल की। मात्र 2000 वोटों के अंतर से वो जीते, लेकिन जीते। बता दें आपको, मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी को कुल 66,805 वोट हासिल हुए। वहीं अपने दल के प्रत्याशी करण सिंह को मिले थे कुल 64,151 वोट। वही अगर साल 2012 के चुनाव की करें तो इस विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। इस सीट से सपा के विजया यादव जीते थे। विजया यादव ने बीएसपी के मुस्तफा सिद्दीकी को 12,000 वोटों से हरा दिया था। और चलिए अब बात करते हैं इस विधानसभा सीट के इतिहास के बारे में। साल 2017 के आंकड़ों के मुताबिक इस विधानसभा सीट पर लगभग 2,45,000 मतदाता हैं, जिनमें से 1,28,000 पुरुष हैं, तो वहीं 1,17,000 महिला मतदाता हैं। इसके साथ ही अगर जातिगत समीकरणों की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा यादव 65,000, उसके बाद ब्राह्मण 50,000, उसके बाद पटेल 42,000, मौर्य 12,000 और मुस्लिम मतदाता है तकरीबन 20,000 के करीब। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अगली विधानसभा सीट की, जो है हंडिया सीट। 2017 में जब पूरे प्रदेश में मोदी लहर चल रही थी, उस समय भी इस सीट पर बीजेपी की हार हुई। इस सीट पर बीएसपी के प्रत्याशी हाकिम लाल ने जीत दर्ज की। उन्होंने बीजेपी अपना दल गठबंधन की प्रत्याशी प्रमिला देवी को 8,526 मतों से हराया था। वहीं 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के महेश नारायण सिंह ने दूसरी जीत दर्ज की। उन्होंने राकेश थर त्रिपाठी को 45,000 वोटों से हराया था। हंडिया विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी और बसपा के प्रत्याशियों की बारी बारी से जीत होती रही है। एक बार मौका मिलता है सपा को, अगली बार मिल जाता है बसपा को। वहीं यह सीट इलाहाबाद की महत्वपूर्ण सीटों में से एक है। इस सीट पर राकेश थर त्रिपाठी का वर्चस्व रहा है। इस सीट से वो 4 बार विधायक चुने गए। उन्होंने जनता पार्टी से शुरू की तो अंतिम दौर में वो बीजेपी में शामिल हुए। इसके पहले वो सभी राजनीतिक दलों की सदस्यता को लेकर चुनाव लड़ चुके हैं। वो बीजेपी के एकमात्र ऐसे विधायक हैं जिन्होंने इस सीट पर कमल खिलाने में कामयाबी हासिल की। इस विधानसभा सीट पर अब तक की पूरे चुनाव में बीजेपी केवल 1996 में एक बार जीत दर्ज कर पाई है। हंडिया विधानसभा सीट में सबसे ज्यादा यादव मतदाता है। यहाँ पर यादव मतदाताओं की संख्या 1 लाख से भी ज्यादा मानी जाती है। वहीं 70,000 के करीब ब्राह्मण मतदाता है, 60,000 दलित मतदाता है, 10,000 ठाकुर मतदाता भी इस सीट पर शामिल है। तो 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उदय भान करवरिया की पत्नी नीलम करवरिया को अपना प्रत्याशी घोषित किया। नीलम ने समाजवादी पार्टी के राम सेवक सिंह को 19,000 वोटों से हराया। वही साल 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के गिरीश चंद्र ने जीत दर्ज की। गिरीश चंद्र ने बीएसपी आनंद कुमार को 740 वोटों के कम मार्जिन से हराया, लेकिन हराया। प्रयागराज की मेजा विधानसभा सीट में 60% क्षेत्र पहाड़ी इलाका है। इस विधानसभा सीट में कोई कारखाना नहीं है, जिसके चलते बेरोजगारी की समस्या यहां पर सबसे ज्यादा है। प्रयागराज की मेजा विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर 1977 में जनता पार्टी के उम्मीदवार जवाहरलाल ने जीत दर्ज की थी। 1980 में यहां से रामदास कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में जीते। 1985 में भी उन्होंने ही दोबारा कांग्रेस पार्टी से ही यहां पर जीत दर्ज करवाई। फिर साल आया 1979 का, जब विश्राम दास मौके को भांपते हुए जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़े और तीसरी बार वो विजयी हुए। 1991 में जब अयोध्या राम मंदिर की लहर चल रही थी, उस समय भी इस सीट पर विधानसभा सीट पर बीजेपी का खाता तक नहीं खुल पाया था और विश्राम दास चौथी बार जनता दल विधायक चुन लिए गए थे। प्रयागराज की मेजा विधानसभा सीट एक ब्राह्मण बहुल्य सीट है।
इस विधान से ज्यादा ब्राह्मण प्रत्याशी ही जीत के आए हैं। विधानसभा सीट पर कुल 3,16,000 मतदाता हैं, जिनमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या है 1,77,000 और महिला मतदाताओं की संख्या है 1,39,000। तो आज बात हुई प्रयागराज जिले की 12 विधानसभा सीटों में से 6 विधानसभा सीटों की। बाकी की सीटों की कल होगी बात। चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।